गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है आप स्वस्थ रहें। आज हम डिस्कस करेंगे रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में। उम्मीद है आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, इसके वर्ड मीनिंग भी आप लोगों ने कर लिए थे। और यदि फिर भी किसी बच्चे का कोई वर्ड मीनिंग पेंडिंग रह गया है, कोई वर्ड समझ नहीं आया है, तो वो आप दोबारा से डाउट क्लास में पूछ सकते हो। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। इस चैप्टर की एक्सरसाइज वैसे आपकी बुक में दे रखा है साफ सारी चीजें, और आपने पढ़ा होगा तो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अब पहला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं, वो क्या है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर सर्च कीजिए बेटा। रक्त के बहाव को, बहाव का अर्थ होता है बहना। जब हमारे शरीर से खून बहता हो तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, या फिर कोई घायल व्यक्ति पड़ा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका खून बह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे, आपकी बुक में दिया हुआ है कि जब किसी व्यक्ति का ब्लड बह रहा है, रक्त बह रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में बह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, जिस स्थान पर चोट लगी हुई है उस स्थान पर कस करके साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, ताकि खून बाहर ना निकल सके। क्योंकि कपड़ा टाइट बांधने से क्या हो जाता है भाई, खून का रिसाव बंद हो जाता है, वहां से रुक जाता है। जो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं कि वो इकट्ठी सिकुड़ करके इकट्ठी हो जाती हैं, और इकट्ठी होने के बाद जो छिद्र होते हैं उनसे खून निकलना बंद हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए जिस स्थान पर या घाव पर जहां चोट लगी है उस स्थान पर एक साफ कपड़ा लेकर के उसे कस करके बांध देना चाहिए, और फिर उस घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है। भानुमति का पिटारा, भानुमति का पिटारा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक लोकोक्ति है, और जिसका अर्थ होता है एक ही पिटारे में एक ही जगह पे बहुत सारी चीजों का इकट्ठा होना।
कहते हैं ये लोकोक्ति कैसे बनी थी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उसने कहीं से ईंट मंगाई, कहीं से रोड़ा लिया, कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया और एक समूह इकट्ठा कर लिया। तो उसी प्रकार से लेखक ने कहा है कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि पिटारे में उसमें बहुत सारी चीजें थी और खून में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे कि खून को भानुमति का पिटारा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि भानुमति का पिटारा लोकोक्ति का अर्थ होता है कि एक ही पिटारे में बहुत सारी भांति भांति की वस्तुओं का शामिल होना। तो हमारा जो खून है उसमें जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं ब्लड की एक बूंद को, खून की एक बूंद को स्लाइड पे लगा करके जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखते हैं तो उसमें हमें लाखों तरह के कण घूमते हुए दिखाई देते हैं। और वो जो लाखों की संख्या में कण होते हैं वो कोई एक नहीं होते, उसमें लाल रक्त कण भी होते हैं, उसमें आपके श्वेत रक्त कण भी होते हैं और उसमें आपके प्लेटलेट्स बिंबाणु भी होते हैं। इसलिए एक ही बूंद में बहुत सारे कण सम्मिलित होते हैं। इस वजह से खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। क्लियर? सभी को समझ आ गया होगा कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है कि खून की एक बूंद में लाखों कण शामिल होते हैं, इसलिए हम खून को भानुमति का पिटारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? प्रश्न नंबर 3। एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? हमें क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनीमिया है क्या और एनीमिया कैसे होता है, और जिन चीजों की कमी से एनीमिया होता है वो चीजें यदि हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में हो जाएंगी, पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगी, तो फिर हमें एनीमिया क्यों होगा? तो हमें क्या करना चाहिए कि जिन चीजों की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया होता है वो चीजें हमें खानी चाहिए। तो वो चीजें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले एनीमिया होता कैसे है? एनीमिया शरीर में रक्त की कमी से होने वाला रोग है। हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी कैसे हो जाती है? एक तो हम संतुलित आहार नहीं खाते हैं, दूसरा यदि हम खाते भी हैं तो क्या होता है कि हमारे पेट में कीड़े होते हैं, वो पेट के कीड़े हम जो संतुलित आहार लेते हैं उस संतुलित आहार को वो कीड़े खा जाते, उसमें से जो रस निकलता है जिससे ब्लड बनने वाला होता है उस ब्लड को, उस रस को वो कीड़े खा जाते हैं और हमारे शरीर में खून पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता। और जब पर्याप्त मात्रा में बनेगा ही नहीं तो फिर सारे शरीर में वो पहुंचेगा कैसे? और जब वो पहुंचेगा नहीं तो हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं कि जब किसी को खुराक नहीं मिलेगी तो आप क्या हो जाओगे? जब आपको, तो होता क्या है, जब हमारे शरीर को भोजन नहीं मिलेगा या जैसे आपको कोई पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा तो आप क्या हो जाओगे? कमजोर हो जाओगे। और कमजोर हो जाओगे तो फिर आपकी बॉडी पेन करने लगेगी, हाथ पैर दुखने लगेंगे। वैसे ही जब किसी भी, जैसे कोई इंडस्ट्री है उसको आप कच्चा माल ही नहीं दोगे
और वो कच्चा माल ना दे करके हम किसी से कोई प्रोडक्ट लेने की चाह करते हैं, सोचते हैं, तो फिर वो कैसे देगी। तो इसलिए हमें क्या देना चाहिए, हमें हमारे शरीर को कच्चा माल देना चाहिए। और कच्चा माल, शरीर के लिए कच्चा माल क्या होता है, जैसे आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, विटामिन है, लौह तत्व है, आयरन वगैरह है। ये सारी चीजें जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी तो क्या होगा, ब्लड का निर्माण होगा। शरीर के अंदर जो इंडस्ट्री लगी हुई है, जो कारखाने लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे, उस भोजन से रस निकालेंगे और रस से क्या बनेगा, ब्लड बनेगा। और वो ब्लड जाकर के क्या होगा, पूरे शरीर में उसका संचार होगा। तो प्रश्न क्या था हमारा कि एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। आंसर में आप लिखेंगे कि एनीमिया से बचने के लिए हमें संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिसमें क्या क्या शामिल हो गई, हरी सब्जियां होनी चाहिए, अंडे होने चाहिए, मांस होना चाहिए, दूध भी होना चाहिए, फ्रूट भी होना चाहिए, सब्जियां भी होनी चाहिए, शर्करा भी होना चाहिए। तो जो जितने भी पौष्टिक तत्व हैं उनसे युक्त भोजन हमें करना चाहिए, ताकि हम एनीमिया जैसी बीमारी से बच सकें। तो इसका आंसर आप सभी को क्लियर हो गया कि एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, मांस खाने चाहिए, अंडा खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, फ्रूट लेने चाहिए, और जितने भी पौष्टिक तत्वों से युक्त जो भोजन है वो हमें करना चाहिए। क्लियर। अगला प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, पेट में कीड़े होने की वजह क्या है। तो सबसे पहले पेट में कीड़े होने की वजह हमें जाननी है। पेट में कीड़े होने की वजह होती है दूषित भोजन और दूषित जल का पीना। हम जब दूषित गंदा पानी पीते हैं और गंदा भोजन खाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वो हमारे पेट में जाकर के आंतों में अपनी जगह बना लेते हैं। और उससे क्या होता है, वो जो हम भोजन लेते हैं उस भोजन को वो कीड़े खाते रहते हैं और फिर हमारे शरीर में ब्लड नहीं बन पाता। तो पेट के कीड़े कैसे हो जाते हैं, दूषित भोजन और दूषित खाद्य पदार्थों के खाने से होते हैं। एक और दूसरी वजह क्या होती है कि जो मिट्टी होती है, जब हम नंगे पैर घूमते हैं या खुले में शौच जाते हैं तो जो मिट्टी होती है उसमें जो ये कीड़े होते हैं उनके लार्वे होते हैं और वो लार्वे त्वचा के माध्यम से, त्वचा के रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि हम नंगे पैर घूमते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी स्किन जो है उसमें थोड़े थोड़े छिद्र हैं, रंध्र दिखाई देते हैं। आप सभी के हैं, देखो गौर से देखोगे, हाथ के ऊपर देखोगे या कहीं भी देखोगे तो आपको छोटे छोटे दाने से दिखाई देंगे। वो दाने से क्या होते हैं, हमारी स्किन में छिद्र होते हैं, त्वचा में वो क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, होल होते हैं छोटे छोटे, जिनके माध्यम से
क्या होता है, जैसे स्वेद निकलता है, पसीना निकलता है, जब हमें हवा लगती है तो वो किससे महसूस करते हैं, हम स्किन से महसूस करते हैं। और स्किन में वो जो छिद्र होते हैं उनके माध्यम से जब थोड़ी सी हवा अंदर जाती है हमें बड़ा कंफर्ट महसूस होता है। तो वो जो कीड़े होते हैं वो त्वचा के रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में प्रवेश करके वो अंदर अपना घर बना लेते हैं और फिर जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन को वो कीड़े क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। वो ब्लड बनने में हमारा सहायक नहीं हो पाता क्योंकि उसमें जो रस होता है उस रस को वो कीड़े खा जाते हैं और फिर हमारे शरीर में रक्त की कमी आ जाती है। अब बात यह है कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। अब तक तो आंसर यहाँ तक के प्रश्न का था कि पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं। अब इन कीड़ों से कैसे बचा जाए, भी सीधी सी बात है कि जिस वजह से कोई चीज जनरेट होती है, बनती है, उस वजह को हम खत्म कर दें, समाप्त कर दें, तो फिर उसकी आगे बनना बंद हो जाएगा। तो ये जिससे बनते हैं हम उस बीमारी को खत्म कर दें। तो ये किससे बनते हैं, ये दूषित जल के पीने से बनते हैं। तो हमें क्या कर देना चाहिए, दूषित जल पीना बंद कर देना चाहिए। हमें आरओ का प्योरीफाई वाटर पीना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए, या फिर किसी के घर में आरओ नहीं है तो जल को छान करके उसे बॉईल करके और फिर पीना चाहिए तो वो शुद्ध हो जाता है। क्योंकि बॉईल करने से, उबालने से पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। तो हमें दूषित जल नहीं पीना चाहिए, दूषित खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। हमें रात का बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, या फिर कोई ऐसा भोजन हो जिसमें कीड़े वगैरह हो गए हो। जैसे कई बार सब्जियों में, गोभी में कीड़े हो जाते हैं, कई दिन की पुरानी जो दाल रखी होती है उसमें कीड़े हो जाते हैं। तो इस तरह का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। तीसरी बात कि जमीन की सतह से जो कीड़े हमारे पेट में आते हैं त्वचा के रास्ते से, उनसे हम कैसे बचें। तो उनसे बचने का उपाय ये है कि हमें नंगे पैर जमीन पर नहीं घूमना चाहिए, हमें खुले में शौच आदि के लिए नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम कहाँ जाएं भाई, हमें टॉयलेट यूज करना चाहिए, हमें शौचालय में शौच आदि के लिए जाना चाहिए। इससे आप किससे बच सकते हो, पेट में होने वाले कीड़ों से बच सकते हो। अगला प्रश्न है आपका, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। कहा जाता है तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि वीर सिपाही किन्हें कहा जाता है। वीर सिपाही का क्या तात्पर्य है। वीर सिपाही वो होते हैं जो बॉर्डर पे लड़ाई करके शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं। या फिर सिपाही आप पुलिस से लेते हो तो पुलिस भी क्या करती है, जो शरारती तत्व होते हैं, जो हमसे लड़ाई करने वाले लोग होते हैं, उनसे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो सबसे पहले तो इस शब्द का अर्थ क्या होगा, रक्षक। अब रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही यानी कि हमारा रक्षक
क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर ये होगा आपका कि जो सफेद रक्त कण होते हैं उनका काम होता है शरीर में आने वाले रोगाणुओं से लड़ करके उन्हें नष्ट करना और उनसे हमारे शरीर की रक्षा करना। तो ये रक्त कण जो होते हैं ये हमारे स्किन में होते हैं, और जब भी कोई बाहरी रोगाणु जो होते हैं, विषाणु जो होते हैं, वो हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं, प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो ये श्वेत रक्त कण उनसे फाइट करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं और उन्हें शरीर में नहीं घुसने देते। तो इनका कार्य होता है कि शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से लड़ करके उनसे हमारे शरीर की रक्षा करना, इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक क्या होता है भाई? जहां पे ब्लड को एकत्रित करके रखा जाता है वो क्या कहलाता है? आपका ब्लड बैंक कहलाता है। और ब्लड बैंक में ब्लड इकट्ठा करने के फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं? तो ब्लड बैंक में ब्लड को, जो ब्लड डोनेट किया जाता है किसी के द्वारा, जब ब्लड डोनेशन के जो कैंप लगते हैं उनमें जो ब्लड डोनेट किया जाता है उसे कहाँ ले जाकर के रखा जाता है भाई? ब्लड बैंक में ले जाकर के रखा जाता है। और ब्लड बैंक में ले जाने के बाद उस ब्लड का क्या करते हैं? जैसे कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई व्यक्ति अचानक से बीमार हो गया और उसमें खून की कमी बता दी जाती है, तो उस समय पे हो सकता है कि कोई ब्लड देने वाला ना हो। तो आपातकालीन स्थिति में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई व्यक्ति एक अचानक से बीमार हो जाता है और उसको खून की कमी बता दी जाती है, तो हो सकता है कि उस समय उसका कोई रिलेटिव ना हो, कोई ब्लड देने वाला ना हो। तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में उस व्यक्ति की जान बचाना जरूरी होता है और उसको जो ब्लड चाहिए होता है वो ब्लड कहाँ से लिया जाता है भाई? आपका ब्लड बैंक से लिया। हमें भी ये करना चाहिए कि जो 18 ईयर्स से अब वो होते हैं, जो 18 साल से बड़े होते हैं, उन व्यक्तियों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है वो बहुत जल्दी कवर कर लेता है और हमारे द्वारा दिए गए ब्लड से किसी की जान बच सकती है। इसलिए हमें दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए और खुद भी इस कार्य में योगदान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये, सांस लेने पर शुद्ध वायु से सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है?
उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? आपने पढ़ा था भाई कौन पहुंचाता है? जो सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सफेद कण, सांस नली, लाल कण और फेफड़े। चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए आपके अनुसार? सफेद कण का तो क्या कार्य होता है? आने वाले रोगाणुओं से हमारी रक्षा करना। श्वास नली का क्या कार्य होता है? श्वास को अंदर ले जाना और छोड़ना। फेफड़ों का कार्य क्या होता है? पंपिंग करके और श्वास प्रक्रिया में सहायता करना। तो तीसरा ऑप्शन क्या, चौथा ऑप्शन क्या बच गया आपका? लाल रक्त कण। लाल रक्त कण जो होते हैं वो शुद्ध वायु को हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर और इसके प्रश्नोत्तर। इसमें पाठ से आगे कुछ चीजें दी हुई हैं, ये चीजें हम क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। तो आपको यहां तक के प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और इनको लर्न भी करना है। तो किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, अन्यथा साफ साफ राइटिंग में क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है और इनको लर्न करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।